हेलो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है एनारोबिक रिस्पायरेशन। आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें हमने आपको एरोबिक रिस्पायरेशन की होल प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। और ये इतना पार्ट है एनारोबिक रिस्पायरेशन का कि एनारोबिक रिस्पायरेशन कोई भी हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और ये सेल के प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल दोनों में कुछ कॉमन इवेंट्स रहती हैं। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे ग्लूकोज है और ग्लूकोज चेंज होता है पायरुविक एसिड में, और इस इवेंट को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस, जो कि यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में लगभग सिमिलर है। ये इसके बाद में जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है तो ह्यूमन्स की मसल सेल्स में, जहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंट हो जाती है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं रहती है, लेकिन वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्म होता है। आपने देखा होगा कि जब हम काफ़ी देर के लिए दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा कोई मेहनत का वर्क कर लेते हैं, तो हमारे हाथों पैरों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम बहुत कायदे से वो वर्क नहीं कर पाते हैं और हमें थकान सी आ जाती है, टायर्डनेस आ जाती है। तो जब हम थक जाते हैं या हमारी मसल्स थक जाती हैं, वर्क नहीं कर पाती हैं, उसमें होता क्या है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं या एक्सपेंड नहीं हो पाती, तो कॉन्ट्रैक्शन इनका रुक जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। तो आज हम ये देख रहे हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन कहाँ कहाँ होता है। इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, दूसरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना। पायरुविक एसिड एक NADH+H+ को खर्च करके, यानी इसको ऑक्सीडाइज करके बना देता है NAD, और NAD से ही जब ये रिड्यूस ऑक्सीडाइज होकर के NAD बनाएगा, तो यहाँ से जो हमारा पायरुविक एसिड है ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है। अब चूंकि यहाँ पर जो हम एनर्जी बनाते हैं कि हमारी कितनी एनर्जी बनती है, तो ग्लूकोज के दौरान हमें पता है कि हम 2 ATP बना लेते हैं ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान हम ATPs बना पाते हैं, वही इसका टोटल यील्ड है, इसकी बेनिफिट है, और बाकी प्रोसेस में कोई बेनिफिट इसका नहीं होता है। In the process of anaerobic respiration, the glucose molecule oxidize incompletely. ये एनारोबिक एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है और एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट कंबस्शन होता है। तो चूंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, इसलिए हम ATP कंप्लीट ATP यहाँ से नहीं बना पाते हैं। जैसे एरोबिक रिस्पायरेशन में हमने 38 ATP बनाए, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही ATP मिल पाते हैं, जो कि ग्लाइकोलिसिस से मिलते हैं। आगे की प्रोसेस में बैक्टीरियल सेल्स ने ये ट्राई किया, कोशिश किया कि हम इसको बदलते जाएं, और हो सकता है अगली प्रोसेस में हमें इवेंट्स में हमें कुछ ATPs मिलें, लेकिन नेचर में ऐसा नहीं हुआ कि जितने नए DH इन्होंने ऑक्सीडाइज किए उतने रिड्यूस भी किए। हम नीचे भी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बना लेता है, ग्लाइकोलिसिस होती है, उसमें जितना ATP मिलता है वही उसका शुद्ध लाभ है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है। और हम लोग भी, ये एक बहुत बड़ा हमें सीख लेना चाहिए, बैक्टीरिया से हमें सीखना चाहिए कि भले ही उसका कोई बेनिफिट वहाँ से ना हो पा रहा है, लेकिन प्रयास जरूर करता है। तो हम लोग पास फेल होने की उम्मीदें ना करके हमें ट्राई करना चाहिए। बैक्टीरिया ने भी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया, 2 ATP गेन हुए, लेकिन अगले की प्रोसेस में आप देखेंगे कि उसको कोई ATP नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उस प्रोसेस को करता है। इन द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज इन कंप्लीट कंबस्शन नहीं होता, एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओनली 2 ATP इज रिलीज्ड। द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन इज ग्लाइकोलिसिस। जैसा कि मैं भी बता चुका हूं कि एनारोबिक रिस्पायरेशन की जो ग्लाइकोलिसिस है, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन की कॉमन प्रोसेस है, दोनों में कॉमन होती है ग्लाइकोलिसिस।
एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल्स में भी होती है, ईस्ट सेल्स एंड मसल सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स। एनारोबिक रिस्पायरेशन कहाँ कहाँ होगा? बैक्टीरियल सेल में होगा, ईस्ट सेल में होगा और मसल सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स में होगा। द फर्मेंटेशन इज टू टाइप, फर्मेंटेशन दो तरीके का है। एक तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है जो कि बैक्टीरियल और ईस्ट सेल में होता है, और सेकंड वाला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो कि मनली यूकैरियोटिक मसल सेल्स में होता है। अब देखिए हम लोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिएगा ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुई, 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड बने, जहां पर हम 2 ATP बना लेंगे। ये अंडरस्टूड है, ग्लाइकोलिसिस का आप पार्ट चैप्टर हमारा देखेंगे वीडियो तो उसमें मिलेगा आपको। पायरुविक एसिड से एक NAD को रिड्यूस किया गया NADH+H+ में। अब आपको यहाँ देख के लग रहा होगा कि सर एक NADH+H+ तो 3 ATP के बराबर होता है, यहाँ एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक NAD को NADH+H+ में रिड्यूस किया गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाली गई NADH डिहाइड्रोजनेज या डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और बना दिया गया एसिटाल्डिहाइड, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड। यही एसिटाल्डिहाइड फिर से जो आपने NADH+H+ बनाया था वो यहाँ इन्वॉल्व हुआ और इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के बाद में ये ऑक्सीडाइज हो गया NAD+ में। एंजाइम था एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और इसने बना दिया एल्कोहल। इस ओवरऑल प्रोसेस में हम अगर देख रहे हैं तो हमें मिलता क्या है? 2 मोल ऑफ, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 एसिटाल्डिहाइड मिलेंगे, हम यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड बना रहे हैं, 2 एसिटाल्डिहाइड है और 2 एसिटाल्डिहाइड के बाद हमें 2 एल्कोहल मिलेंगे, 2 मोल ऑफ एल्कोहल मिलेगी यहाँ से। टोटल यील्ड क्या है? ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमने क्या बना लिए हैं? 2 ATP बना लिए हैं, और यहीं पर हम 2, चूंकि यहाँ से देखिए हमने एक इसको निकाला हुआ है पायरुविक एसिड के बाद, तो यहाँ से चूंकि 2 वाली रिएक्शन है तो हम यहाँ से 2 CO2 निकाल देंगे, तो इसमें 2 CO2 बाहर आएगी, 2 CO2 बाहर आएगी, ठीक है, 2 CO2 बाहर आएगी, और प्लस में हम दिखा देते हैं 2 ATP, क्योंकि इसका 2 ATP का शुद्ध लाभ हो रहा होता है और ये एल्कोहल के 2 कंपाउंड रहते हैं। तो यदि हम ये देखें कि इस फर्मेंटेशन की ओवरऑल प्रोसेस क्या है, तो इसको देख सकते हैं हम यहाँ से, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम बना लेते हैं 2 पायरुविक एसिड में, यह दिखाया जाता है यहाँ से ग्लूकोज है और फिर ग्लूकोज चेंज हो जाता है 2C2H5OH में और प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है। एनारोबिक रिस्पायरेशन की ये टोटल प्रोसेस है, जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जहाँ से हम 2 इथेनॉल बना लेते हैं, 2 मोल ऑफ इथेनॉल बनाते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द इथेनॉल। ये इथेनॉल बना लेते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज आउट और 2 ATP का शुद्ध लाभ होता है। तो ये हम एल्कोहल फर्मेंटेशन में भी पढ़ सकते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन प्रोसेस है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है। चूँकि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में हो रहा है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं पर भी कोई इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में हो रही है, लेकिन क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते हैं। आई होप दैट कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, और यहाँ से अगर कोई क्वेरीज हैं तो उसको आप कमेंट करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। तो इतना आप याद रखिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए। हम समराइज भी करा देते हैं कि एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है, जहाँ पर ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन, ये बात हम आपकी लिख भी देते हैं, इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ O2, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। इतनी बात
और भी लिख लीजिए इसमें, हालांकि ये आप जानते होंगे। In the process of anaerobic respiration, glucose molecule breaking down or oxidize incompletely and form the very less amount of energy, 2 ATP only. It occurs in the absence of oxygen. The first process of anaerobic respiration is glycolysis. Anaerobic respiration takes place in bacterial cells, yeast cells and muscle cells. और फर्मेंटेशन इज टू टाइप, एल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ग्लूकोज से बना देते हैं पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड एसिटाल्डिहाइड बना देता है, एसिटाल्डिहाइड फिर चेंज हो जाता है 2CH3 CH2OH में, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल में चेंज हो जाता है। इस दौरान हम क्या करते हैं, जब पायरुविक एसिड से एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पायरुविक एसिड से जब एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं या पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज होती है, तो इथेनॉल बनने के पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये आपके समझ में आया होगा, इसको आप एक बार लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और बार बार इसको पढ़िए, आपके समझ में आ जाएगा। थैंक्स, बने रहिए बायोज्ञान के साथ।